आपके साथ। और वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। असम में शांति प्रक्रिया में एक और बड़ा कदम। दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी और असम सरकार के बीच हुआ समझौता। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुआ ये समझौता और 7 महीने पहले भी 8 आदिवासी गुटों ने भी शांति समझौता कर हथियार छोड़ मुख्यधारा में शामिल हुए थे। क्या है DNLA और सरकार के बीच समझौते में, बताएंगे हम। साथ ही सूडान में फंसे भारतीयों का पहला जत्था दिल्ली पहुंचा। ऑपरेशन कावेरी है जारी, बताएंगे भारतीयों पर आप बीती। होगी देश दुनिया और खेल की बाकी खबरें, लेकिन सबसे पहले अभी तक की हेडलाइंस। पूर्वोत्तर में शांति के लिए एक और बड़ा कदम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम सरकार और दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी में शांति समझौता। संगठन के 168 सदस्य लौटे मुख्यधारा में। अमित शाह ने कहा, अब असम में एक भी ऐसा आदिवासी संगठन नहीं जो हिंसा में लिप्त है। राज्य के लोग विकास और शांति के रास्ते पर आए। कर्नाटक में प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी। भड़की बीजेपी ने किया पलटवार, कहा लगातार नई गहराइयों में जा रही कांग्रेस, कर्नाटक में खो रही है जमीन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐसा बयान दिखाता है कांग्रेस की मानसिकता। पीएम मोदी ने कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया संवाद। कहा, राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकार होने से विकास की गति को मिली रफ्तार। अन्य दलों ने भी स्टार प्रचारक चुनावी रण में उतारे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मछुआरों से किया संवाद। जेडीएस के नेता भी प्रचार में जुटे। पीएम मोदी ने गुजरात में स्वागत पहल के 20 साल पूरे होने के अवसर पर एक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। लाभार्थियों से किया संवाद। नरेंद्र मोदी के सीएम रहते शुरू हुई थी योजना। पीएम ने कहा, स्वागत ने हमारे संविधान और लोकतंत्र को सही मायनों में किया चरितार्थ। संयुक्त राष्ट्र ने भी की तारीफ। डीएम हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई पर मचा घमासान। डीएम की पत्नी और बेटी ने किया विरोध, अपील का किया ऐलान। आईएएस एसोसिएशन ने भी रिहाई पर जताया विरोध। बीजेपी ने बोला नीतीश सरकार पर हमला। कहा, जंगल राज का माहौल बनाने वालों को छोड़ा जा रहा है। सरकार का जवाब, नियमों के तहत फैसला। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को हाईकोर्ट से झटका। रामनवमी में हुई हिंसा की एनआईए जांच का आदेश। बीजेपी ने किया स्वागत। उत्तर दिनाजपुर के कलियागंज में नाबालिग बच्ची की सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का विरोध कर रहे युवक की हत्या। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, दीदी के राज में बच्चियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के सौंदर्यीकरण में करोड़ों खर्च को लेकर बीजेपी का जारी है हन्ना बोल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ये राज रोग उनकी सरकार, पार्टी और संगठन से होता हुआ उनके घर तक पहुंचा। ऑपरेशन कावेरी के जरिए सूडान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी। 246 भारतीयों को लेकर एक विशेष विमान पहुंचा मुंबई। यात्रियों ने जताया सरकार का आभार। विदेश मंत्रालय ने कहा, सूडान की मौजूदा स्थिति पर करीबी नजर। सभी भारतीयों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना प्राथमिकता। कुछ अन्य देशों ने भी किया है निकासी का अनुरोध। और असम शांति बहाली की प्रक्रिया में आज का दिन बेहद अहम है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी और असम सरकार के बीच ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समूह के समझौते के साथ अब असम में एक भी आदिवासी समूह ऐसा नहीं है जो मुख्य धारा में शामिल न हो। पूर्वोत्तर में शांति स्थापना की दिशा में गुरुवार को एक बड़ा कदम उठाया गया। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम के उग्रवादी संगठन दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी और असम सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि आज असम के सारे विवाद और हिंसा की समाप्ति हो रही है। अब असम में एक भी ऐसा आदिवासी संगठन नहीं है जो हिंसा में लिप्त रहेगा। उन्होंने कहा कि असम में सभी विकास और शांति के रास्ते पर आ गए हैं। अमित शाह ने कहा कि दिमासा लोगों के लिए विकास के सभी अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे। असम के दीमा हसाओ जिले से उग्रवाद और हिंसा पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। इस समझौते के तहत असम सरकार द्वारा एक दिमासा कल्याण परिषद की स्थापना की जाएगी। राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाकीय पहचान का संरक्षण करते हुए और ऑटोनोमस काउंसिल के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले दिमासा लोगों का त्वरित केंद्रित विकास सुनिश्चित करने के लिए ये दिमासा कल्याण परिषद काम करेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि आज असम के लिए ऐतिहासिक दिन है और दिमासा लोग शांतिपूर्वक तरीके से असम के विकास में भागीदार बनेंगे। उन्होंने कहा कि इस समझौते के बाद कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ दोनों जिलों में शांति स्थापित हो जाएगी। हमारे जो DNLA का कैडर था उन्होंने 43 आर्म्स डिपॉजिट किया है डिस्कशन का पहले ही, और पूरी तरह जो भी वायलेंस एक्टिविटी है रास्ता सारे लोगों ने छोड़ दिया है और सब मिल के एक अच्छा नागरिक बन के देश का सेवा में जुट जाने के लिए सब संकल्पबद्ध है। मेरा विश्वास है कि ये एग्रीमेंट में असम का अमन शांति में बहुत बड़ा मदद होगा। असम के उग्रवादी संगठन दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी और असम सरकार के बीच समझौता ज्ञापन के अवसर पर गृह मंत्रालय और असम सरकार की ओर से 500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई। इसके जरिए दिमासा लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए उपाय किए जाएंगे। सरकार के इस प्रयास के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा जो दिमासा समुदाय के विकास और DNLA संगठन के काडर को रिहेबिलिटेट करने के अवसरों को तलाश करेगा। ऋषि कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। को शांत और समृद्ध बनाने की प्रक्रिया में आज का दिन अहम है। असम का प्रतिबंधित उग्रवादी समूह दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी अब हथियार छोड़ सरकार के साथ समृद्ध असम की यात्रा में शामिल हो चुका है। आज का हमारा विशेष और चर्चा इसी पर आधारित है। असम में शांति की राह में बड़ा कदम। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। सुबिमल भट्टाचार्य, पूर्वोत्तर मामलों के विशेषज्ञ, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रविशंकर रवि, आप संपादक दैनिक पूर्वोदय के हैं। असम से निकलता यह अखबार है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रविशंकर जी, सबसे पहले स्टूडियो में आप ही के पास आना चाहेंगे और इसको कितना बड़ा आप समझौता समझते हैं, क्योंकि आज इस समझौते के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा दोनों ने इस बात को बहुत साफ कहा कि अब कोई ऐसा आदिवासी समूह असम में नहीं है जो मुख्य धारा में शामिल नहीं है। क्या मायने हैं, कितना बड़ा कदम असम की शांति प्रक्रिया के इस यात्रा और सफर में? जी, निश्चित रूप से असम की शांति प्रक्रिया में आज का जो यह समझौता हुआ है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। असम के पहाड़ी जिले भले ही आकार में छोटे हैं, लेकिन असम की पूरी जो अर्थव्यवस्था सोचिए या ढांचागत विकास जो कहिए, उसमें यह इलाका जो है, पहाड़ी जिले जो हैं असम के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सिर्फ ब्रह्मपुत्र घाटी और बराक घाटी के बीच में जो जुड़ने का इलाका है वो यही पहाड़ी इलाकों से होकर जाता है। तो अगर इन दो पहाड़ी जिले जो हैं असम के, अगर यहाँ पर शांति स्थापित रहती है तो निश्चित रूप से
उस पूरे क्षेत्र का विकास होगा। और निश्चित रूप से यह जो कदम लगातार हमारे गृह मंत्री जी जो लगातार यह कदम उठा रहे हैं, एक के बाद एक उग्रवादी संगठनों से बातचीत करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हमारा जो आपके साथ जो एग्रीमेंट हम करने जा रहे हैं वो कोई धोखा नहीं है, हम उसे पूरा करेंगे। और आपको याद होगा बीटीआर एग्रीमेंट के बाद तमाम जो प्रतिबंधित आदिवासी अलगाववादी समूह थे उनमें यह भरोसा लौटा है कि केंद्र की यह सरकार और असम सरकार जो वादे करती है, जो एग्रीमेंट करती है, उसे जमीन पर उतारने का प्रयास करती है। कुछ दिन पहले आदिवासी समूह जो बोडोलैंड में सक्रिय थे कुछ, उन्होंने केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता किया। अब पहाड़ी जिले में और खास करके ये डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, दो जो ऐसे जिले हैं जी, और इसके पहले ये डीएसडी से टूटा हुआ एक धड़ा है, लेकिन उसे भी संभालकर संवाद स्थापित करके मुख्य धारा में ले आने की जो एक सदिच्छा जो केंद्र सरकार की रही है और खास करके गृह मंत्रालय की, उसी का लें। उन्होंने यह नहीं सोचा कि ये छोटे मोटे ग्रुप हैं, इन्हें सख्ती से लागू किया जाए, प्यार से पुचकारा, आइए हमारे साथ बात कीजिए, शांति समझौता कीजिए। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार जो लोग असम में अशांति पैदा करने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर भी सख्त है। कुछ दिन पहले आप ही के यहाँ खबर आई थी कि केएलओ का एक धड़ा कुछ इलाके में, बोडोलैंड के कुछ इलाकों में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा था, सुरक्षा बलों ने सख्ती से काम किया। तो यह जो है कि आओ प्यार से बात करो, समझौता करो, हम तुम्हारा ख्याल करेंगे, और नहीं समझोगे तो फिर हम सख्ती भी बरतेंगे, संविधान का कानून लागू होगा। बिल्कुल। तो इसका असर आप देखिएगा आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर में, दूसरे राज्यों में, असम के बाहर के भी राज्यों में बहुत ही पॉजिटिव नोट जाएगा। जी सुबिमल जी, असम में तो तमाम ऐसे समझौते हुए ही हैं, साथ ही साथ पूर्वोत्तर को पूरी तरीके से एक तरह से शांति स्थापित करना और विकास का जो एक एजेंडा रहा है उसको और सुचारू तरीके से चलाने के लिए भी इन तमाम धड़ों से, इन उग्रवादी समूहों से बातचीत जरूरी थी, उन विकास कार्यों के एक तरह से पूरा होने के लिए भी। क्या आपको लगता है कि जब 15 अगस्त 2022 को 8 आदिवासी समूह, जनजातीय समूहों के बीच समझौता हुआ था, उस समय डीएनएलए मौजूद नहीं था उसमें, तो ये प्रक्रिया लंबी चली है, और आज के समझौते के बाद किस तरह से एक बड़ा परिवर्तन असम के विकास में और पूर्वोत्तर के विकास में देखेंगे? रितु जी देखिए, 2019 से जब से अमित शाह जी गृह मंत्री बने तब से ये प्रयास रहा कि जितने सारे उग्रवादी ग्रुप है अलग अलग राज्यों में, असम के अलावा भी, सबके साथ, इनके साथ जो बातचीत सालों सालों से चल रहा है, कैसे इसको एक प्रोएक्टिव दिशा से देखा जाए और उनकी जो प्रॉब्लम्स थे उसको जेन्युइनली सॉल्व किया जाए। इसी माध्यम से आज तक 6 ऐसे एग्रीमेंट पूरे उत्तर पूर्व में हुए हैं, और आसाम में विशेषकर 2020 में जो बोडो एग्रीमेंट हुए, इसके बाद 2021 में कर्बी एग्रीमेंट हुए, ये दोनों, और इसके बाद आपने जैसे जिक्र किया आदिवासियों के साथ, तो ये एक होलसम प्रयास रहा पूरे राज्य में सब स्तर के आदिवासियों की, जितने उग्रवादी ग्रुप थे उनके साथ एक समझौते में आना। अब डिमासा की पहले भी 2 बार एग्रीमेंट हो चुके हैं और बहुत सारे उग्रवादी लोग आज शामिल हुए मूलधारा में और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की तरफ से काम करे। अब एक डीएनएलए रह ही गया था, और वो भी आज जब आके ये एमओयू साइन किया और इनको जिस तरीका से पैकेज दिया गया है, देखिए एक बात हमें गौर से ध्यान देना पड़ेगा कि आज के डेट में ये जितने 2019 के बाद जितने सारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं इनके साथ, जिसमें इकोनॉमिक पैकेज दिया जाता है, जिसमें इनको रिहेबिलिटेशन की प्रस्ताव दिया जाता है, ये सारे बड़े सख्त तरीका से इंप्लीमेंट होते हैं। जहां राज्य सरकार के हिस्सा होता है उसके ऊपर भी केंद्रीय सरकार की नजर रहता है, और ये एक सिंसियर एक प्रयास की तरह से ये आगे इतने पिछले 4-5 साल से देखा गया। इससे बहुत सारे उग्रवादी ग्रुप जो मूलधारा में नहीं आए थे उनमें एक पॉजिटिव एक एटीट्यूड बना है, और आज जो ये डीएनएलए के एग्रीमेंट है जो एक बड़ा ग्रुप का रह गया था इतने सालों से, आज वो भी मूलधारा में आ गए। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रयास है होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच जो अमित शाह जी ने शुरू किया जब से गृह मंत्री बने, अगर आप देखें तो 3
पंक्तियों में इनके कंसंट्रेशन रहे। पहली बात, आपने भी डेवलपमेंट की बात जिक्र किया था, पहली बात रही कि इनकी जितनी डांस, एथनिक ड्रेसेस, फूड कल्चर, इसको किस तरीका से सारे देश में एक पब्लिसिटी मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इसको कैसे लोगों का बीच में, सारे देश में लोगों का बीच में जाने, इसका एक प्रयास रहा। जितने सारे ये प्रॉब्लम थे उग्रवादी ग्रुप की, जो इंटरस्टेट बॉर्डर्स की प्रॉब्लम थे, उसको गौर से देखना, उसको सॉल्व करना। और तीसरी बात रहेगी कि डेवलपमेंट एजेंडा किस तरीके से चलाया जाए, कनेक्टिविटी, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पिछले 4-5 सालों में उत्तर पूर्व भारत में जिस गति में चला है, इससे लोगों का बीच में बहुत सारे कॉन्फिडेंस आया हुआ है। और मुझे लगता है कि इससे जो डेवलपमेंट की गति है और आगे बढ़ेगा। नॉर्थ ईस्ट डिवाइन स्कीम जो पिछले साल से चालू किया गया था सरकार की तरफ से, और जिस तरीका से रेल, आपके हवाई उड़ान, इसके बाद आपकी रोडवेज, ये सारे में प्रोग्रेस देखा गया है। उससे ये उभर के आ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में आज सारे स्टेट्स में कैपेसिटी की बिल्डिंग भी होते जा रही है कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपनी स्ट्रेंथ्स को लेकर, अपने टूरिज्म पोटेंशियल, अपने सर्विस सेक्टर के पोटेंशियल, और किस तरीके से ये एक्टिस्ट के माध्यम में भी शामिल हुए। तो एक बढ़िया सा प्रयास पिछले 4-5 साल से चला और उसका नतीजा हमारे सबके सामने है। जी हाँ, बिल्कुल सुबिमल जी, जिस तरह से आपने बताया कि एक तरह से समावेशी विकास है जिसमें भाषा, संस्कृति, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, ये तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं। रविशंकर जी, इन तमाम समूहों का जो एक नारा रहा है अपने अपने इलाके को लेकर, अगर हम डीएनएलए की भी बात करें तो संप्रभु स्वतंत्र दिमासा राष्ट्र की का नारा था। आज जब इस समझौते के साथ ये भी कहा जाता है कि 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाता है, पुनर्वास के लिए एक काउंसिल के गठन की बात की गई है, डीएनएलए संगठन का जो कार्डर है उसके पुनर्वास के भी अवसर तलाशे जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ समझौतों तक सीमित नहीं है, जैसा कि सुबिमल जी ने कहा, तो इसने प्रोत्साहित करा है? और आज ये कहना कि असम का तमाम जो जनजातीय समूह थे जो अपने अलग अलग संप्रभु पहचान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें मुख्य धारा के साथ जोड़ा गया है, जिससे कि असर पड़ेगा पूरे असम के विकास में। निश्चित रूप से सिर्फ असम में ही नहीं, पूरे पूर्वोत्तर को उस दृष्टि से देखना होगा। खास करके जिस ढंग से हमारे केंद्रीय गृह मंत्री व्यक्तिगत रूप से पहल कर रहे हैं, जो उनका अप्रोच रहा है। अब देखिए, पूर्वोत्तर के जो आदिवासी समूह रहे हैं, अगर आप मुख्य रूप से देखिए तो लोग इमोशनली बहुत ही इमोशनल है। वो चाहते हैं कि उनकी संस्कृति, उनकी आइडेंटिटी बनी रहे और इसके साथ साथ वो आत्मनिर्भर बने, उनके इलाके में विकास हो, वो यह भी चाहते रहे। तो ये जो दोहरा अप्रोच रहा है केंद्र सरकार का, एक तरफ तो उन्होंने तमाम जो ऐसे अलगाववादी समूह थे उनके साथ बातचीत की, उनके साथ शांति समझौता किया, दूसरी ओर ईमानदारी से जो पैकेज घोषित किए गए हैं उस पर काम हो रहा और उस पर निगरानी भी रखी जा रही है कि वो कायदे से वो काम जैसा कि पहले होता रहा है। पैकेज जाता रहा, लेकिन उस पैकेज का कोई प्रभाव जमीन पर नहीं दिखता था। आज आप देख लीजिए बीटीआर में, बोडोलैंड में जाकर कितने सारे नए नए युवक उद्यमी के रूप में वहां पर स्थापित हो चुके हैं और वह अलग अलग तरीके से प्रोफेशन को अपना रहे हैं, सिर्फ सरकारी नौकरी की तरफ नहीं जा रहे हैं। वो जो टैलेंट है नॉर्थ ईस्ट के खेल का और उसमें जो एक डेडिकेशन है, जूझने की शक्ति है, अगर हम उसको पॉजिटिव वे में ले आए, और परिणाम ये हुआ है कि अब अलगाववादी समूहों को कैडर नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो युवा समाज है उसे एक बेहतर जिंदगी इधर दिख रही है, वो उधर जाना नहीं चाहती है। और इस तरह का जो पॉजिटिव अप्रोच रहा है केंद्र का और राज्य सरकार का, उसका दूरगामी प्रभाव पड़ा है। अब एक साधारण सी बात है, असम में जो बिहू का कार्यक्रम हुआ और उसमें जितने मन से हमारे प्रधानमंत्री उसमें शामिल हुए और बिहू के रिदिम को अपना रिदिम बनाकर पूरे विश्व तक बिहू के रिदिम को पहुंचा दिया, इससे पूरे असम के लोग कितने खुश हैं, कितने अंदर से आह्लादित हैं, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे अप्रोच रहे हैं, वो अप्रोच मिलकर बहुत बड़ा अप्रोच बन गया। और पूर्वोत्तर के अलग अलग इशारों में देखिए, अभी हवा का रुख बदल गया है, हवा में एक अलग तरह की ताजगी आने लगी है। और वो जो एक उबाऊपन था, युवक क्यों जा रहे थे, उन्हें आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिलता था,
वो कुछ करना भी चाहें तो उन्हें करने का कोई अवसर नहीं मिलता था। अब उनके सामने ये पर्यटन के क्षेत्र में देखिए, इस बार के केंद्रीय बजट में जो पर्यटन के लिए विशेष पैकेज घोषित किया गया है उसका लाभ पूरे पूर्वोत्तर को मिलेगा। और जितने पर्यटन केंद्र और खासकर पूर्वोत्तर के ज्यादातर पर्यटन केंद्र अनछुए हैं, वहां पर लोकल युवकों के द्वारा छोटे छोटे घर बनाए जाएंगे, वो अपना रोजगार करेगा। तो एक छोटी सी पहल से देखिए कितना बड़ा काम होता है। और आज जो जिस तरह से और जिस विश्वास से वो अलगाववादी समूह के लोग भी जिस तरह से आकर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से मिले, और उनका आप बॉडी लैंग्वेज देखिए उस पूरे फोटो में समझौते के समय जो दिखाई दे रहा है, जो एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, एक जो बराबरी का स्तर दिखाई दे रहा है दोनों तरफ मेज के। सुबिमल जी, जिस तरह से रविशंकर जी ने एक तरह से बहुत साफ तरीके से यह समझाया कि अगर 75 साल भारत की आजादी को होने जा रहा है तो इस अमृत काल में एक नया युग पूर्वोत्तर के लिए शुरू होने जा रहा है। इस युग के न शुरू होने के पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति या फिर न होना पिछली सरकार में, या इस पूरे पूर्वोत्तर को एक तरह से इसके पिछड़ेपन को या फिर विकास यहां तक ना पहुंचे और यहां के युवाओं तक एक विकास की वो धारा ना पहुंचे, उसका एक क्या आप मानते हैं कि एक राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए इसको कटा हुआ और अलग थलग करके रखा गया? बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, क्योंकि अगर देखिए जो रविशंकर जी ने जिक्र किया और मैंने भी शुरुआत में बोला था कि जो पैकेजेस घोषणा किए जाते हैं जब भी कोई सरेंडर होते हैं उग्रवादी ग्रुप की, इसके बाद वो ग्रुप को बड़े परेशानी होते हैं इनको वो पैसे मिलने के लिए। अब कैडर रिहेबिलिटेशन काफी बड़ी बात होते हैं, क्योंकि इनको एक समझाया जाता है कि किस तरीका से वो मूलधारा में आएंगे और उसमें वो पैकेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो मिलने में बड़ा तकलीफ होता है। आज का डेट में ये जिस तरीका से दिया जाता है, इससे कॉन्फिडेंस इन लोगों के बीच में भी आते हैं। और पहले अगर आप देखें तो जो नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत सारे एलोकेशन होते थे वो दिल्ली में आधा रह जाते थे, और कुछ जो भी जाते थे वो इंप्लीमेंट ठीक तरीके से नहीं होते ना, नहीं तो कोई कारण नहीं था। जिस सेक्टर में टूरिज्म और सर्विस पोटेंशियल इतने ज्यादा थे इंडिपेंडेंस के बाद, पिछले 3 दशक में बहुत सारी उन्नति होते थे, यही नहीं हुआ। इसी कारण ये सारे उग्रवादी गुट सारे राज्य में अलग अलग कारण से, और ज्यादातर अगर देखें ये कारण इनके वो डेवलपमेंट, लैक ऑफ डेवलपमेंट के लिए होते थे। अगर आप देखें साथ साथ में जब ये प्रयास किए गए तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसके खिलाफ ज्यादातर राज्य में ज्यादातर सिटीजन्स इसके खिलाफ है, इसमें भी सरकार की तरफ से एक प्रयास हुआ है। असम में आसपा को लेकर भी बिल्कुल, जिसका एक लंबे समय से विरोध भी रहा है और एक तरह से अनुरोध भी रहा है पूर्वोत्तर से, उसको भी आंशिक रूप से हटाया जा रहा है। रविशंकर जी, बहुत संक्षेप में, उल्फा के साथ बातचीत चल रही है, उम्मीद की जा रही है कि ये एक हो सकता है आखिरी कड़ी हो। निश्चित रूप से, और ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है कि जिस तरह से उल्फा के साथ एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने की बात है, और उससे कहीं ना कहीं जो दूसरा फैक्शन भी है उल्फा का, उस पर भी एक दबाव बनेगा। और आज मैं इंटरव्यू सुन रहा था वार्ता समर्थक अल्फा नेता का कि वो बड़े उत्साहित थे और वो इतना प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के प्रति इतना आभार व्यक्त कर रहे थे कि कम से कम इस बार अब हम लोगों को एक ड्राफ्ट मिलने जा रहा है। तो यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है और मुझे लगता है कि उल्फा के साथ सार्थक बातचीत हो जाएगी और यह बातचीत हो जाने के बाद पूर्वोत्तर और खास करके असम में उग्रवाद का अध्याय समाप्त हो जाएगा। भारत की आजादी के अमृत काल में एक ये बड़े कदम की तरफ भारत एक तरह से बढ़ रहा है पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर। 2014 की तुलना में आज की तारीख में 22 में उग्रवादी घटनाओं में 76% की कमी आई है। इसी प्रकार सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों की मृत्यु में क्रमशः 90 से 97% की कमी आई है। कई ऐसी चीजें, आंकड़े जो अब बदल गए हैं पिछले कुछ समय में 14 के बाद से, जो लगातार शांति वार्ता हुई है, तमाम समझौते हुए हैं और तमाम आदिवासी समूहों के साथ समझौते हुए हैं, सक्रिय भागीदारी उनकी बढ़ी है, उसने इस पूरी तस्वीर को बदला है। बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी आपका भी और सुबिमल जी आपका भी, विस्तार से पूर्वोत्तर और असम के बारे में चर्चा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए डीडी न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क
नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, ताऊ चाची बहन भाईजान, हमारे बाबा के पास है हर समस्या का समाधान। बाबा, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान से सुरक्षित हो मेरे क्षेत्र का हर किसान, कोई है निदान? बाबा, तापमान, गर्मी, नमी, वर्षा जैसे मौसम के बदलाव से पैदावार का होता है नुकसान, कोई कर सकता है इसका भुगतान? बाबा, मेरी गाय, भैंस, बकरियों को कुछ हुआ तो जाएगी मेरी भी जान, मेरा करो कल्याण। AIC से कृषि बीमा। जी हाँ, फसल और कृषि संबंधित हर क्षेत्र में AIC देता है संपूर्ण बीमा समाधान। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी। AIC। 3 साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं, कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष, दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता पानी था। फिर छिड़ा एक जल आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प उठाया, जल जीवन मिशन। 3 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक घरों में अब नल से जल पहुंचने लगा है। स्कूलों, अस्पतालों, पंचायतों, आंगनबाड़ियों, देश की सरहदों, सभी जगह पहुंचा पानी, हर घर जल। हिंसा प्रभावित सूडान से निकाले गए भारतीयों का दूसरा जत्था गुरुवार दोपहर को मुंबई पहुंचा। जेद्दा से आज तड़के उड़ान भरने वाले भारतीय वायुसेना के विमान द्वारा ऑपरेशन कावेरी के तहत 246 भारतीयों को वापस लाया गया। जब भी विदेशों में रहने वाले भारतीय कभी संकट में फंसते हैं तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उनकी मदद के लिए सबसे पहले तैयार रहती है। ऐसा ही कुछ हुआ है सूडान में, जहां 15 अप्रैल से हर तरफ दहशत का आलम है। दुनिया के कई देशों के नागरिकों की सूडान से निकासी एक चुनौती साबित हो रही है। ऐसे में भारत सरकार ऑपरेशन कावेरी के जरिए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वतन वापस ला रही है। भारत सरकार के ऑपरेशन कावेरी के तहत वहां फंसे 360 भारतीयों को लेकर एक विमान कल रात जेद्दा से नई दिल्ली पहुंचा तो दूसरा विमान बुधवार को मुंबई पहुंचा। 246 भारतीयों को लेकर एक विशेष विमान गुरुवार दोपहर मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचा। इस दल में तमाम महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। घर पहुंचे लोगों ने खुशी जाहिर की और मोदी सरकार का धन्यवाद किया। सूडान की स्थिति इस समय वो हाल हो गई है। हमारे इंडिया सरकार का हौसला है, हमारे जो विदेश मंत्री है हम लोग को निकाले, उन लोग का बहुत शुक्रगुजार है। हम लोग पूरा हिंदुस्तानियों बहुत अच्छा है, हम लोग को अच्छा, अपने इंडिया वहाँ का हम लोग को बहुत अच्छा फील हो रहा है। मोदी के नेतृत्व में जो ऑपरेशन कावेरी का सुना तभी हमको इत्मीनान हो गया कि हम अब यहाँ से सही सलामत निकल जाएंगे। और जो अपॉर्चुनिटी और जो कोऑपरेशन हमारी सरकार ने और हमारे जवानों ने दिया है वो अनबिलीवेबल है। हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी से जल्दी इंडिया अपने वतन वापस आना चाहते थे। वहाँ पे जीना मतलब हर दिन बहुत मुश्किल हो रहा था हमारा। तो मतलब अभी मैं रोना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ घर जाने की इससे पहले 360 भारतीयों को लेकर एक विमान कल रात जेद्दा से नई दिल्ली पहुंचा। सूडान से लाए गए लोगों ने हवाई अड्डे पर भारत सरकार के इस अभियान की तारीफ की। इन लोगों को अलग अलग तरीकों से उनके घर भेजा गया। इनमें से कुछ लोग कोच्चि पहुंचे और घर पहुंचने की खुशी जाहिर की। इस बीच सूडान में फंसे 297 भारतीय नागरिकों का 5वां जत्था कल देर रात INS तेग से पोर्ट सूडान से सऊदी अरब के जेद्दा के लिए रवाना हुआ। इससे पहले 128 फंसे हुए भारतीयों का चौथा जत्था वायुसेना के C-130J विमान से जेद्दा पहुंचा।
केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने निकाले गए भारतीयों के जत्थे का जेद्दा हवाई अड्डे पर स्वागत किया। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जेद्दा में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। सूडान में फंसे भारतीयों को वहां से समुद्री मार्ग से निकालकर पहले जेद्दा पहुंचाया जा रहा है। वहां से हवाई मार्ग के रास्ते भारतीयों को भारत लाने के लिए भारतीय वायुसेना जुटी हुई है। सूडान में गृह युद्ध के बीच करीब 3000 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए भारत ऑपरेशन कावेरी चला रहा है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन पूरे अभियान की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने जो भेजा है वो आपको मैं कन्वे करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी भारतीय लोग हो, किसी भी तरह का संकट में है, उनका सबको सुरक्षित वापस लाना ये सरकार का जिम्मेदारी है। इसलिए आप सबको यहाँ स्वागत करने के लिए उन्होंने विशेष तरफ से भारत से यहाँ भेजा है और इसलिए मुझे अत्यंत खुशी है, प्रसन्नता है आप सबको यहाँ मिलने में और आपको स्वागत करने में। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से संघर्ष प्रभावित सूडान से भारतीय नागरिकों की निकासी की जानकारी दी। उनके मुताबिक सूडान से अब तक 1700 से लेकर 2000 भारतीयों को निकाला जा चुका है। उन्होंने कहा कि अनुमान है कि सूडान में लगभग 3500 भारतीय और 1000 PIO हैं। उन्होंने कहा कि 3000 भारतीय पहले ही ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। Approximately 495 Indian nationals who are in Jeddah as of now that we speak. These numbers will either go up or come down depending upon the flows in from Port Sudan and depending upon the evacuation from Jeddah to India. Also as we speak there are 320 Indian nationals who are in Port Sudan currently stationed. विदेश मंत्रालय के मुताबिक सरकार का प्रयास है कि जो भी भारतीय नागरिक युद्ध के क्षेत्र में फंसा हुआ है उन्हें शीघ्र वहां से निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। विदेश सचिव के मुताबिक सरकार को सऊदी अरब से उत्कृष्ट सहयोग मिला है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि उसे सूडान से दूसरे देशों के नागरिकों को निकालने के अनुरोध भी प्राप्त हुए हैं। भारत हर उस व्यक्ति को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है जो उससे संपर्क करता है। 15 अप्रैल को संघर्ष शुरू होने के बाद से विदेश मंत्रालय सूडान में स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है। सूडान में एक भारतीय की मौत हो गई है और उसका शव अभी भी खार्तूम में है। दूतावास सभी हितधारकों के संपर्क में है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं और उन्होंने फंसे हुए नागरिकों को वापस लाने के लिए उपयुक्त उपाय करने का निर्देश दिया था। विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार में घमासान मचा हुआ है। डीएम की पत्नी और बेटी ने इसे राजनीतिकरण बताते हुए इसका विरोध किया है और फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान किया है। आईएएस एसोसिएशन ने भी रिहाई पर विरोध जताया है। डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन गुरुवार की सुबह सहरसा जेल से रिहा हो गए। उन्हें बिहार की नीतीश सरकार ने स्थायी तौर पर रिहा कर दिया है। रिहाई के बाद गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी और बेटी ने फिर से विरोध जताया है। ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है, बहुत गलत है। ऐसा केसेस को एनकरेज नहीं करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को और कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को। This is very disheartening for us and for our family too, but it's quite some time. It's been more than it's close to 29 years now. So I think government should reconsider this decision because my father was a great civil servant. आईएएस एसोसिएशन ने भी आनंद की रिहाई पर विरोध जताया है। एसोसिएशन का कहना है कि वो इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। आंध्र प्रदेश के आईएएस एसोसिएशन ने बिहार सरकार से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। आनंद मोहन की रिहाई का मामला अदालत भी पहुंच गया है। कुछ संगठनों ने पटना हाई कोर्ट में आनंद मोहन की रिहाई को लेकर जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने अपराधियों को बचाने के लिए कानून में बदलाव कर गलत काम किया है। अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट आया है बिहार प्रिजन मैनुअल 2012 रूल 481(1)A, उसमें जो रिसेंट संशोधन है, दिस इज नॉट इन गुड फेथ
एंड इट इज़ नॉट गुड बिकॉज इट इज़ ये आर्बिट्रेरी भी है। इसका प्रयोजन क्या है ये समझ में नहीं आता। अगर प्रयोजन समझें तो यही होगा कि जो आपने पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ ड्यूटी को जो आपने सुरक्षा दिया था उसको हटा लिया है और आपने क्रिमिनल्स को बेनिफिट किया है। तो ऐसा कोई भी अमेंडमेंट लाया जाए तो वो जनहित में होना चाहिए, ये जनहित में नहीं है। मामला भले ही कोर्ट पहुंच गया हो, लेकिन इसमें सियासत जोरदार तरीके से हो रही है। तमाम सामाजिक संगठनों के साथ साथ कुछ राजनीतिक दलों ने भी इसका विरोध किया है। बीजेपी का कहना है कि नीतीश सरकार गैर संवैधानिक काम कर रही है। पार्टी का कहना है कि अपराधियों को पकड़ना और छोड़ना न्यायालय का काम है, जंगल राज का माहौल बनाने वालों को छोड़ा जा रहा है। हालांकि जेडीयू और आरजेडी ने नीतीश सरकार के फैसले का बचाव किया है। सरकार कहीं न कहीं अपनी विकृत मानसिकता से ग्रसित होकर ये कुख्यात अपराधियों को आनंद मोहन के नाम पर 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को छोड़ने का जो खेल खेल रहा है ये गलत है। और भारतीय जनता पार्टी साफ कह रही है कि अपराधी और भ्रष्टाचारी के साथ कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। उनके रिहाई में सारे नियम कानून कायदे का पालन किया गया है। उनकी रिहाई हुई है, उनके साथ 26 और लोगों की रिहाई हुई है। तो जो लोग भी मीडिया ट्रायल के माध्यम से इस बात को हवा दे रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि इसमें इतने हाई तौबा मचाने की ज़रूरत है। ये चीज़ अगर बदली गई तो वो कोई आश्चर्य नहीं है और कोई गलत चीज़ नहीं है। चीज़ों को समय समय पर देख करके बदलना ये सरकार का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, और सरकार ने उसको किया है। गौरतलब है कि डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आनंद मोहन को हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके तहत उन्हें 14 साल की सजा हुई थी। आनंद ने सजा पूरी कर ली थी, लेकिन मैनुअल के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों की हत्या के मामले में दोषी को मरने तक जेल में ही रहना पड़ता है। नीतीश सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया। 10 अप्रैल को राज्य सरकार ने इस मैनुअल में बदलाव कर दिया था। आनंद मोहन समेत 27 दोषियों को सोमवार को रिहाई के आदेश जारी कर दिए गए। उन पर 3 और केस चल रहे हैं, जिसमें उन्हें पहले ही बेल मिल चुकी है। गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया 5 दिसंबर 1994 को हाजीपुर से लौट रहे थे। इसी दौरान मुजफ्फरपुर में आनंद मोहन के समर्थक डीएम की गाड़ी को देखते ही उन पर टूट पड़े। पहले उन्हें पीटा गया, फिर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। आरोप लगा कि भीड़ को आनंद मोहन ने ही उकसाया था। घटना के 12 साल बाद 2007 में लोअर कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई। आजाद भारत में ये पहला मामला था जिसमें किसी राजनेता को फांसी की सजा सुनाई गई थी। 2008 में हाई कोर्ट ने इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। साल 2012 में आनंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में सजा कम करने की अपील की थी। कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए बात कर्नाटक की। कर्नाटक के चुनावी समर पर हमारा खास सेगमेंट कर्नाटक का रण। कर्नाटक में प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर बवाल मचा है। बीजेपी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐसा बयान कांग्रेस की मानसिकता दिखाता है। उधर पीएम मोदी ने कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद किया। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता राज्य भर में रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं और जनता से समर्थन मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद किया। राज्य के 50 लाख पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रयासों से पार्टी राज्य विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में सीटों पर जीत हासिल करेगी। विपक्ष की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। आज देश गरीबी के खिलाफ लड़ रहा है। आज देश इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश कर रहा है। आज देश किसानों को किस तरह से लाखों करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के माध्यम से भेजकर उन्हें ब्याजखोरों से बचा रहा है। बीजेपी और दूसरी पार्टियों में सबसे बड़ा फर्क अप्रोच का है। बीजेपी आने वाले 25 साल में
विकसित भारत के रोडमैप पर काम कर रहा है। आप देखें, हमारे जो विरोधी हैं उनका क्या एजेंडा है? उनका एजेंडा है सत्ता हथियाना। हमारा एजेंडा क्या है? 25 साल में देश को विकसित बनाना, गरीबी से मुक्त बनाना, नौजवानों के सामर्थ्य को सबसे आगे बढ़ाना। उधर कांग्रेस भी प्रचार अभियान में जुटी हुई है। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई जनसभाएं की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे के एक विवादित बयान की आलोचना हो रही है। कलबुर्गी में गुरुवार को एक जनसभा के दौरान खड़गे ने पीएम मोदी के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था। भाजपा ने इस पर जोरदार पलटवार किया है। पिछड़े समाज का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन गई है। मोदी जी को गाली निकालना कांग्रेस की आदत बन गई है। कभी चूहा, बिच्छू, सांप, घोड़ा, मौत का सुधाकर, क्या ये भाषा है? और ये कहना मोदी तेरी कब्र खोदेगी। क्या मोदी जी की कब्र खोदना चाहते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या है इस तरह की भाषा का प्रयोग और ऐसे षड्यंत्र रचने का काम करते हैं? कांग्रेस को देश से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो कर्नाटक की जनता इनकी जमानत जब्त करा के इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। There is a poison in the mind of Kharge. It is a prejudiced mind towards Narendra Modi ji and BJP because this kind of thinking comes because of desperation. They have been unable to fight him politically in the parliament, outside, and they are seeing that their ship is sinking. So desperately they are making all this kind of remarks. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस विवादित बयान की आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी जितने भी खर्च करें उनके रॉन्गली अर्न्ड पैसा को जनता उनको सुनने वाले नहीं है, ये उनको समझ में आ गया है। इसीलिए बौखलाहट में आज ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जिससे लोग को तो ये समझ में आ गए कि ये हारने के कगार में आने के बाद ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता प्रचार में लगे हैं। कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिव कुमार ने प्रेस वार्ता करके कांग्रेस के वादों को फिर से सामने रखा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उडुपी के कापू में मछुआरों से मुलाकात की। उन्होंने राज्य में सरकार बनने पर मछुआरों के लिए कई कदम उठाने का वादा किया। कांग्रेस गवर्नमेंट विल बी वेरी सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द फिशरमैन। वी विल मेक श्योर दैट your interests are protected. We understand very well your struggle. कांग्रेस के साथ साथ जनता दल सेक्युलर और आम आदमी पार्टी भी प्रचार अभियान में जुटे हैं। जेडीएस के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने चुनाव में अपनी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन का विश्वास व्यक्त किया। Just wait, watch how things will move in Karnataka. You will be here. I will be here. जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के प्रयास भी तेज होते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में यह सियासी पारा और अधिक बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में स्वागत पहल के 20 साल पूरे होने के अवसर पर एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस समारोह के दौरान पीएम मोदी ने इस योजना के पूर्व के लाभार्थियों के साथ विचार विमर्श भी किया। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में गांधीनगर में आयोजित किया गया है। गुजरात सरकार स्वागत सप्ताह मना रही है। इस आयोजन की शुरुआत अप्रैल 2003 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, तब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे इस बात का संतोष है कि हमने जिस उद्देश्य से स्वागत को शुरू किया था वे पूरी तरह से सफल हो रहा है। इसके जरिए लोग न सिर्फ अपनी समस्या का हल कर पा रहे हैं बल्कि अपने साथ साथ सैकड़ों परिवारों की बात उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने स्वागत की तारीफ की है और देश में कांग्रेस के शासनकाल के दौरान भी गुजरात की भाजपा सरकार को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से पुरस्कृत किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वागत ने हमारे संविधान और लोकतंत्र को सही मायनों में चरितार्थ कर दिखाया है, जिसमें अंतिम पायदान पर खड़ा आदमी आम नागरिक भी अपनी सुनवाई न किए जाने पर सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर सकता है। स्वागत ने जन सामान्य के अंदर एक गजब का विश्वास पैदा किया था
और मेरा तो विश्वास है लोकतंत्र का सबसे बड़ा तराजू जो है, लोकतंत्र की सफलता का तराने का एक महत्वपूर्ण तराजू है कि उस व्यवस्था में पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल कैसा है, जन सामान्य की सुनवाई की व्यवस्था क्या है, उपाय की व्यवस्था क्या है, ये लोकतंत्र की कसौटी है। और आज जब मैं देखता हूं कि स्वागत नाम का ये बीज आज इतना विशाल वटवृक्ष बन गया है, तो मुझे भी गर्व होता है, संतोष होता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Ladakh welcomes the Y20 delegates with warmth and compassion to the pre-summit to be held in Leh from 26th to 28th April. Be part of this global event in the land of enchanting beauty and peace. The Y20 pre-summit brings together young leaders from the G20 countries to discuss some of the most pressing issues of our time. This year's theme is Vasudhaiv Kutumbakam, or One Earth, One Family, One Future. The Y20 Pre-Summit is a platform for young leaders to connect, learn and grow. Delegates will exchange ideas, share experiences and build meaningful relationships that will last a lifetime. Amidst the natural beauty of this land with its unique tradition and rich heritage, a blend of diverse cultural ethnicity and hospitality at its best, Ladakh is the perfect destination for this event. The delegates from all 20 countries will be welcomed with open arms by the friendly locals and will have the opportunity to engage with the community and experience the local culture firsthand. We are thrilled to host this event. Let's create history together in the mystic land of Ladakh. It's finally here. Very good, sir. ये लोग तो सही है बोल के निकल जाते हैं। क्या हुआ? मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, लेकिन जब से इन्वेस्ट किया ना, मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू काफी डाउन है। अरे भाई सर, पोर्टफोलियो मेरा भी डाउन हुआ है। मार्केट्स का तो नेचर है ऊपर नीचे होना। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो पोर्टफोलियो का वैल्यू भी ऊपर आएगा। हमारा काम है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहना। बात तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और अब खबरें मन की बात एट 100 की। मन की बात के 100 एपिसोड से पहले सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विरासत का उत्थान विषय पर भी परिचर्चा हुई। इसमें ऐसे पर्यावरणविदों, फिल्मकारों, टीवी, रेडियो से जुड़े लोगों ने अपनी बात रखी, जिन्होंने विरासत के उत्थान और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित होने वाले सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड रविवार को पूरे हो रहे हैं। उससे पहले दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक कॉन्क्लेव मन की बात एट 100 का आयोजन किया। इस कॉन्क्लेव में ऐसे विषयों पर प्रमुखता से विचार विमर्श हुआ जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया है। इस कॉन्क्लेव में ऐसा ही एक विषय रहा विरासत का उत्थान, जिसमें भाग लिया ऐसे पर्यावरणविदों, फिल्मकारों, टीवी, रेडियो से जुड़े ऐसे लोगों ने जिन्होंने विरासत के उत्थान और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस विषय की चर्चा की शुरुआत की संगीतकार रिक्की केज ने, जो 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके हैं। पीएम मोदी ने खुद इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी थी। रिकी केज ने कहा कि पीएम के मन की बात के एक कार्यक्रम से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने देश के ट्राइबल लोगों, उनकी परंपराओं और संगीत को जानने के लिए जमकर रिसर्च की। My ears completely open wide every time Prime Minister Modi speaks about music. So he's spoken in the past about the various festivals in India, like the Hornbill Festival, the festival in Ladakh. And I started studying these festivals, studying, who are the musicians who are curated for these festivals. This year, in fact, in January, he spoke about how
how tribal persons have won a whole lot of Padma awards this year. So then I started studying about each and every Padma award winner who was a tribal person or associated with tribal people. विरासत का उत्थान विषय की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरणविद जगत किंखाबवाला ने बताया कि विलुप्त होती गोरैया के संरक्षण के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। लेकिन पीएम मोदी ने जब उनके प्रयास को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश दुनिया के सामने लाए तो उन्हें दुनिया भर के लोगों का साथ मिला। ये बात जब मन की बात में प्रधानमंत्री श्री ने 2017 में ली, उसके बाद में पूरे देश में से और कनाडा से लेके यूएसए से लेके हर जगह से मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं और बर्ड्स कंजर्वेशन और नेचर कंजर्वेशन, ट्री कंजर्वेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत सफलता मिलती है। बहुत मामूली सा खर्च है। ऐसे ही एक दूसरे पर्यावरणविद जो मिजोरम की छोटी छोटी नदियों को साफ करने, उनको प्रदूषण से बचाने की मुहिम पर वर्षों से कार्य कर रहे हैं, उनको पहले कोई नहीं जानता था। लेकिन पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उनके इस मुहिम का जब जिक्र किया तो पूरे देश में उनके कार्य की न सिर्फ सराहना हुई बल्कि देश भर के कई लोग अपने अपने क्षेत्रों में नदियों के संरक्षण में जुड़ गए। I'm really convinced that the Prime Minister's encouraging words will certainly embolden and inspire the committee, all the partakers in the movement, and each and every stakeholders in all aspects to save the iconic, the historic river. इस कॉन्क्लेव में रेडियो से जुड़ी हस्तियां और पत्रकार भी शामिल हुए, जिन्होंने बताया कि रेडियो संवाद का एक ऐसा माध्यम है जिससे दूर दराज के इलाकों में बैठे लोग सीधे जुड़ते हैं। रेडियो होस्ट सिद्धार्थ कन्नन ने बताया कि पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम से देश भर के अनसंग हीरोज की कहानियां सुनाकर देश की विरासत को बचाने और बढ़ाने का कार्य किया है। आज क्योंकि हम लोग क्लासिकल म्यूजिक बजाते हैं, थैंकफुली मेरी बेटी मृदंगम सीख रही है और गर्व से सीख रही है। सो यस, India wants to hear the India story. The world wants to hear the India story. You and me want to hear the India story. मन की बात कार्यक्रम के इस कॉन्क्लेव में सभी लोगों ने इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया कि पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की ऐसी शुरुआत की जिससे वो सीधे संवाद के माध्यम से न सिर्फ करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं बल्कि देश के लोगों को अपनी विरासत को बचाने, उसके उत्थान के लिए प्रेरित भी करते हैं। अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और मन की बात एट 100 कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने आए लोगों ने दिल्ली में कई अहम जगहों पर भ्रमण किया है। देखिए ये रिपोर्ट। गुरुवार को मन की बात कॉन्क्लेव के दूसरे दिन देश भर से आए लोगों ने राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन स्थित म्यूजियम में भ्रमण किया। राष्ट्रपति भवन म्यूजियम में देश के विभिन्न राष्ट्रपतियों से जुड़े सामान और कलाकृतियों को रखा गया है। मन की बात से प्रसिद्धि पाए इन लोगों ने पहली बार दिल्ली में राष्ट्रपति भवन म्यूजियम का भ्रमण किया। देश भर से आए इन लोगों ने देश के विभिन्न राष्ट्रपतियों से जुड़े साजो सामान को करीब से देखा। पीएम ने जब मेरा नाम लिया मुझे बहुत मैसेजेस आए, बहुत मेरे माय फैमिली मेम्बर्स वर रियली प्राउड ऑफ मी, माय पेरेंट्स वर रियली प्राउड ऑफ मी एंड मुझे देश में सबसे मुझे मैसेजेस आ रहे थे दैट दे फाउंड माय स्टोरी वेरी इंस्पिरेशनल एंड आफ्टर दैट मैंने भी वो एपिसोड और पुराने एपिसोड उससे सुने एंड आई वाज आल्सो वेरी इंस्पायर्ड बाय देम एंड या I'm looking forward to the 100th episode coming out. प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि हम मतलब गांव के जो गांव लेवल पर काम करते हैं, फील्ड लेवल पर काम करते हैं, उनको मतलब इतना बड़ा महत्व दिया और उसके बाद तो मतलब बहुत आत्मविश्वास जगह है मेरे अंदर। मोदी जी ने मन की बात प्रोग्राम में हमारा जिक्र किया, उसके बाद एक तरीके से हमें ब्लू टिक मिल गया, जैसे कि हम वेरीफाइड हो गए। उसके बाद हमारे काम में बहुत बड़ी तेजी आई, आत्मविश्वास बढ़ा और लोग मुझे ध्यान से सुनने लगे और काफ़ी मेरे को मतलब दिमागी विकास हुआ और बड़े कार्य करने का मौका मिला। एक तरह से काफ़ी मेरी बड़ी सोच हुई कि कुछ बड़ा किया जाए। हमने स्मार्ट गांव ऐप बनाया जिसकी सराहना प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में की और उसके बाद से
पहले एक गांव का जो कार्य था वो सैकड़ों गांव तक चला गया है। 6000 से ज़्यादा गांव ने रजिस्टर किया है स्मार्ट गांव बनने के लिए, और आज हमारे साथ 12 स्टार्टअप है जो विलेजेस में काम करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मन की बात प्रोग्राम में जब प्रधानमंत्री जी ने हमारे बारे में बोला तो उसके बाद से बहुत बड़ा चेंज आया कि जो हमने पहले एक गांव से स्टार्ट किया था, आज 20 से ज़्यादा गांव में हम कर रहे हैं देश के, और बहुत सारे NRI और बहुत सारे वॉलेंटियर्स लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। हम कहेंगे हमारे साथ एक प्राउड मोमेंट था जो हमें कल पैनल डिस्कशन में एक मौका मिला ताकि हम भी जो है अपना नज़रिया सामने रख सके। तो इसके लिए हम मोदी जी का बहुत शुक्रिया करते हैं, उन्होंने हमें एक मौका दिया कुछ कहने का और इतना सम्मान किया, तो इसके लिए भी हम शुक्रिया करना चाहेंगे। इसके बाद पीएम मोदी द्वारा मन की बात से पूरे देश में अपने हुनर और सामाजिक कार्य के लिए प्रसिद्ध लोगों ने 3 मूर्ति स्थित पीएम संग्रहालय का भ्रमण कर विभिन्न प्रधानमंत्रियों के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं को करीब से देखा। गौरतलब है कि 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण प्रसारित होने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मन की बात विषय पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया है, और उसी के तहत देश भर से मन की बात में पीएम मोदी द्वारा जिक्र किए गए लोगों को राजधानी दिल्ली के विभिन्न पर्यटक स्थलों का भ्रमण कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF+ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। और इसी के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
संस्कृत में टेलीविजन की एकमात्र साप्ताहिक समाचार पत्रिका वार्तावली। न त्वम हम कामये राज्यम न मोक्ष